क्वेश्चन नंबर 3 हल कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं और हमें इनका HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, ठीक ना। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये अभाज्य गुणनखंडन विधि क्या होता है। तो कोई भी संख्या हो, उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसी तरीके से हमको इन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, फिर उसी के जरिए HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यदि आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा होगा तो बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरह से लगेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 12 का गुणनखंड करते हैं, यानी कि इन तीनों संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। तो ये 12 2 से कटता है तो 2 छक्का 12, फिर 6 3 से 6 2 से कटता है 2 3 6, फिर ये 3 कम 3 हो गया, ठीक ना। इसी तरीके से हम लोग 15 का भी गुणनखंड करेंगे। तो 15 का गुणनखंड क्या होगा, 3 5 15, फिर 5 एकम 5। उसी तरीके से हम लोग 21 का भी गुणनखंड करेंगे। तो 21 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 21, फिर 7 एकम 7। तो इस तरीके से हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। और 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 5, ठीक ना। इसी तरीके से 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा 7, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 एक संख्या है, इसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी और 3 भी अभाज्य संख्या है। इसमें देखेंगे तो 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या, इसमें 3 और 7 दोनों अभाज्य संख्या हैं, ठीक ना। तो यही तो है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, तो HCF जो होता है सब में कॉमन होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 है, तो यही हमारा हो जाएगा HCF, ठीक ना। अब बात करते हैं LCM क्या होता है। तो LCM जो तीनों में कॉमन होता है उसे हम लोग एक बार लिखते हैं, ठीक ना। और जो बची हुई संख्या है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए 2 गुणा 2 बचा हुआ है तो इसे लिख लेंगे 2 गुणा 2, इसमें 5 बचा है तो गुणा 5, इसमें 7 बचा है तो ये 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे हल कर लेते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 6 सत्ते 42, ये हो जाएगा 420। यानी कि HCF 3 आ गया और LCM 420 आ गया। इसी तरीके से हमें दूसरा और तीसरा भी क्वेश्चन हल करना है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का हमें HCF और LCM बताना है, ठीक ना। तो इन्हें आप लोग देखेंगे तो ये पहले से ही तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक ना। तो हम लोग 17 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 17, और 23 को लिख सकते हैं हम लोग 1 गुणा 23, 29 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणा 29, ठीक ना। तो HCF की बात करें तो जो तीनों में कॉमन होता है वही होता है। तो आप लोग देख सकते हैं तीनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो HCF 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM जो तीनों में कॉमन होता है उसे हम लोग एक बार लिखते हैं और फिर बची हुई सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 17 23 गुणा 29, ठीक ना। तो जब आप इन सभी का गुणा करते हैं तो ये आता है 11,339, ठीक ना। तो ये हो गया इसका आंसर, HCF 1 होगा और LCM 11,339 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25, इनका हमें HCF और LCM बताना है। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 8 का गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक ना। इसी तरीके से 9 का कर लेते हैं। तो ये 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। और 25 का करेंगे तो आपको पता ही है 5 पचे 25, 5 एकम 5। यानी कि हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, ठीक ना। और 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5। तो अब देखिए इसमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है,
तो हम लोग इसमें किसी भी संख्या में गुणा 1 लिख सकते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो अब इस तरीके से आप देखेंगे तो 1 इन तीनों में से कॉमन हो गया, यानी कि हमारा HCF जो हो गया 1 हो गया। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जो होता है, जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उन सभी संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 3 गुणा 3, फिर गुणा 5 गुणा 5। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 तरीका 24। यहाँ तक हम लोग गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। 3 पाँचे 15 और 15 पचे 75 हो गया। जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1800, यानी कि HCF 1 होगा और LCM 1800 होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF 9 दिया गया है, यानी कि महत्तम समापवर्ती, और हमें इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। तो आपको पहले से एक संबंध पता होगा कि यदि A और B दो संख्याएं दी गई हों और यदि इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM भी दिया गया हो तो क्या संबंध होता है। तो वो संबंध होता है इन दोनों संख्याओं का HCF गुणे इन दोनों संख्याओं का LCM बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणा, ठीक ना। तो यही फार्मूले में हम लोग इसको रख देते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है, 9 है, ठीक ना, और LCM हमें ज्ञात करना है बराबर। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 306 गुणा 657। हमें LCM ज्ञात करना है तो LCM ये इधर आ जाएगा, यहाँ गुणा है तो ये 9 नीचे इधर भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 306 गुणा 657 बटा 9, ठीक ना। तो ये 306 9 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 3 27, 27 3 बचा तो ये 36 हो गया, 9 चौक 36। तो ये हो जाएगा 34 गुणे 657। तो जब हम लोग 34 का 657 में गुणा करते हैं तो ये आता है 22,338। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आई होप आपको समझ में क्वेश्चन है, ये बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है अच्छे तरीके से, तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे कहा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि जैसे ये 6n है, ठीक ना, तो क्या n का मान कोई ऐसा है, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए इसका मान कोई ऐसी संख्या आए जिसके अंत में कम से कम 1 0 हो, ठीक ना। बस यही पूछा था। जैसे मान लीजिए अगर मैं n का मान यदि 1 लेता हूँ तो 6n का मान क्या आएगा, 6 आएगा। यदि n का मान मैं 2 लेता हूँ तो 6 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 36 आएगा। अगर n बराबर 3 में लेता हूँ तो 6 का क्यूब बराबर क्या आएगा, 216 आएगा, ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि n का मान मैं कुछ भी ले रहा हूँ तो ये लास्ट में जो आ रहा है संख्या, जो संख्या आ रहा है इसके अंत में 6 आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। अब n का मान हम लोग कुछ भी रखें तो जो संख्या आएगी उसके लास्ट में 6 ही आएगा। तो ये तो लॉजिक तरीके से हमने ये दिखा दिया कि कोई ऐसी संख्या उपस्थित नहीं है जिसके अंत में 0 हो। लेकिन अगर इसे लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। तो एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले कि कोई भी संख्या हो यदि वो मतलब 0 पर समाप्त होती है या फिर उसके अंत में कम से कम 1 0 आता है तो वो 5 से पूरी पूरी कटेगी। जैसे मान लीजिए ये मैंने 10 ले लिया, फिर मैंने 100 ले लिया, फिर मैंने 50 लिया, तो इनके अंत में कम से कम 1 0 है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी पूरी 5 से कट जाएंगे। अगर इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो ये 2 आएगा, इसको अगर 5 से विभाजित करेंगे तो ये 20 आएगा, इसको 5 से विभाजित करेंगे तो 10 आएगा। यानी कि कोई भी संख्या हो यदि उसके अंत में कम से कम 1 0 हो तो वो 5 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन अब समझते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह संख्या 5 से जरूर विभाजित होगी, ठीक ना। उसके बाद से लिखेंगे कि अर्थात 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आनी चाहिए। यानी कि मैंने ये मान लिया कि मान लीजिए कोई ऐसी संख्या उपस्थित है, यानी कि मैंने ये मान लिया कि मान लीजिए कि 6n का मान कोई ऐसा मान आता है जिसके जो 0 पर समाप्त होती है, तो वो कहने का मतलब 5 से ज़रूर कटेगी। जैसे मान लीजिए ये 10 है, तो ये 5 से क्यों कटती है? ये 5 से इसीलिए कटती है 10, क्योंकि 10 के अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आता है। उसी तरीके से यहाँ पे बात करें तो 100 5 से इसीलिए कटती है क्योंकि 100 के अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आता है। अगर हम लोग 10 का अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आता है, देखिए ये 2 से कटेगा 2 5 10, फिर 5 से कटेगा 5 कम 5, यानी कि हम लोग 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो आप लोग देख सकते हैं कि 10 के अभाज्य गुणनखंड में 5 आ रहा है, इसीलिए ये 5 से कट रहा है। और अगर 100 की बात करें तो 100 2 से कटेगा 2 5 10, फिर 2 दूनी 4 2 5 10, 5 एकम 5 5 5 25, 5 एकम 5। तो यानी कि ये हुआ कि हम लोग 100 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 बराबर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। यानी कि 100 भी 5 से इसीलिए विभाजित हो रहा है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आ रहा है, ठीक। इसी तरीके से 50 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके भी गुणनखंड में 5 जरूर आएगा, ठीक ना। तो यदि मैंने मान लिया है कि 6 कोई ऐसा वैल्यू है इसका मान, यानी कि मैंने ये मान लिया कि मान लीजिए किसी प्रकृत संख्या के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 6n 5 से कटेगी, और जब 5 से कटेगी तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। तो हम लोग इसीलिए लिखा अर्थात 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आनी चाहिए। अब हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, तो जब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो 6n बराबर देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और ऊपर 3 घात, ठीक ना। उसके बाद से ये घात हम लोग 2 पर n घात करेंगे, फिर 3 पर n घात करेंगे, ये रूल होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 6n का ई अभाज्य गुणनखंड है और इसमें कहीं भी 5 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कोई ऐसी संख्या है ही नहीं। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, आप लोग देख सकते हैं 5 नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो चलिए एक बार इसे हम लोग और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह संख्या 5 से ज़रूर विभाजित होगी, ठीक ना। और यदि कोई संख्या ऐसी उपस्थित है जिसके अंत में 0 कम से कम एक 0 तो वो 5 से इसीलिए कटती है क्योंकि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 आता है, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे अर्थात 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आनी चाहिए, ठीक। अब उसके बाद से हम लोग इसका गुणनखंड कर दिए तो ये इस तरीके से गुणनखंड हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे चूँकि 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होगी, ठीक ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। हालांकि आप में से बहुत लोग जानते होंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटती हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या 4 है, तो ये संख्या 1 से तो कटती है और 4 से भी कटती है। कटने का मतलब ये है कि यदि हम लोग 1 से 4 में भाग दें तो शेषफल 0 आएगा, यदि हम 4 से 4 में भाग दें तो शेषफल 0 आएगा, ठीक ना। तो 4 ऐसी संख्या है जो 1 से कटती है 4 से कटती है, इसके अलावा ये 2 से भी कटती है, तो 4 एक भाज्य संख्या हो गई। फिर बात करते हैं 6, तो 6 1 से भी कटता है 6 से भी कटता है और इसके अलावा
ये 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, इसका मतलब 6 भी भाज्य संख्या हो गया। अब बात करते हैं 3, तो 3 जो है ये 1 से कटता है, 3 से कटता है, यानी कि 1 से कटता है और स्वयं से कटता है और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या हो गई, ठीक ना। तो आई होप आप समझ गए हो कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 13 जो है कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग 13 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 11, ये हो जाएगा प्लस 1। कॉमन लेने का मतलब यही होता है कि 13 से हम लोग इन दोनों में भाग देते हैं, ठीक ना। तो ये कुछ इतना आ गया, तो अगर हम इसे हल करें तो ये हो जाएगा 13 गुणा 11 7 77 1 78 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 13 आ रहा है, यानी कि 13 गुणे इतना आ रहा है। तो अगर हम लोग इस पूरी संख्या में अगर 13 से भाग दें तो 13 से 13 कट जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 13 आ रहा है, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि यह संख्या 13 से विभाज्य है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो चलिए अब इसका अगला हम लोग लगा लेते हैं। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, ये है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ठीक ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे हम लोग हल करें, ठीक ना। हम लोग चाहें तो इसे हल कर सकते हैं या फिर यहीं पे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, या फिर आपकी मर्जी हल भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक संख्या हो जाएगी और ये भी संख्या है। तो आप लोग देख सकते हैं 5 गुणा और ये संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि यह संख्या 5 से विभाज्य है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये रहा वृत्ताकार पथ, ठीक ना। ये रहा वृत्ताकार पथ और हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से रवि और सोनिया चलना स्टार्ट करते हैं। तो रवि को कितना मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में? रवि को लगता है 12 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है और सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है? 18 मिनट लगता है, ठीक ना। सोनिया अगर यहाँ से स्टार्ट करती है चलना तो यहाँ तक पहुँचने में उसको 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है, ठीक ना। तो आपसे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि सोनिया जो है, मान लीजिए कि यहाँ रवि है और यहाँ सोनिया है, ठीक। तो सोनिया चलना स्टार्ट करती है तो सोनिया 18 मिनट बाद तो सोनिया 18 मिनट बाद यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। हम लोग लिख लेते हैं 18 मिनट बाद अगर सोनिया यहाँ से चलना स्टार्ट करती है तो 18 मिनट सोनिया यहीं पे होगी 18 मिनट बाद, ठीक ना। अब बात करते हैं रवि। तो रवि जो है चलना प्रारंभ करता है तो 18 मिनट बाद रवि कहाँ होगा ये देख लेते हैं। तो चूँकि यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा रवि, यहाँ पे आने में 12 मिनट लगेगा क्योंकि एक चक्कर हो गया, लेकिन ये हमें जाना है कि 18 मिनट बाद कहाँ पे रहेगा, यानी कि अभी 6 मिनट शेष है उसके पास। तो 6 मिनट में वो यहाँ पे रहेगा, बिल्कुल इसके आधे में रहेगा, इस वृत्ताकार पथ के आधे पर रहेगा। कैसे रहेगा देखिए,
ये 12 मिनट में रवि एक चक्कर लगाता है, तो 12 का आधा 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट में वो आधा चक्कर लगाएगा। समझ गए आप? यानी कि सोनिया अगर चलना स्टार्ट करती है तो 18 मिनट बाद वो यहाँ पे रहेगी, लेकिन रवि 18 मिनट बाद यहाँ पे रहेगा। यहाँ से एक चक्कर लगाने के बाद यहाँ पे रहेगा रवि, ठीक। यानी कि 18 मिनट बाद सोनिया यहाँ आ गई और रवि यहाँ पे आ गया। अब फिर बात करते हैं कि 18 मिनट बाद सोनिया कहाँ पे होगी और रवि कहाँ पे होगा। देखिए, तो दोबारा से 18 मिनट बाद सोनिया यहीं पे होगी और रवि कहाँ पे होगा। देखिए, तो अब यहाँ से रवि शुरू कर रहा है, तो 12 मिनट बाद रवि यहीं पे होगा, लेकिन 18 मिनट चाहिए, तो 6 मिनट में ये यहाँ पे आ गया, यानी कि ये दोनों मिल गए। तो 18 मिनट पहले हो गया, 18 मिनट बाद में, तो ये हो गया 18 + 18 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट बाद ये दोनों मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया लॉजिक से, लेकिन इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। तो इसे हल करने के लिए हम लोग इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 12 और 18 का एलसीएम निकालने पर, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 12 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 × 6 = 12, 2 × 6, 3 × 3। इसी तरीके से 18 का भी गुणनखंड करेंगे, तो ये 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 3, यानी कि हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, और 18 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। तो एलसीएम होता क्या है, तो एलसीएम बराबर होता है जो कॉमन होता है उसे हम लोग एक बार लिखते हैं। देखिए 2 कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसे हम लोग एक बार लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 3, और जो कॉमन नहीं होता उसे भी लिख लेते हैं। तो ये 2 और 3 कॉमन नहीं है, तो 2 × 3, तो गुणा करेंगे 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12 के 24 बातें 36 हो गया, ये 36 आ गया। तो अंत में हम लोग लिखेंगे रवि और सोनिया 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक